हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करना अब होगा आसान। इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से टॉप 20 MCQ, जो कि पूरी मॉडल पेपर रहेगी। पूरी फार्माकोलॉजी से आपको टॉप 20 MCQ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके पूछे जाने की मैक्सिमम चांस है। विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 है। इसी प्रकार से डे बाय डे आपको हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और साथ ही साथ ऐसे MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि इस चैनल पर आप नए होंगे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी आसानी से प्रिपरेशन हो सके डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन की। चलिए तो देखते हैं फार्माकोलॉजी से कौन कौन से बेस्ट MCQ है जो कि पूछे जा सकते हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अ केमिकली अनचेंज्ड फॉर्म इज नोन एज। देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है वह फ्रैक्शन जो ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेशन में लिया है, ठीक है, जो हमने ड्रग लिया है चाहे वो कोई भी रूट से हो, ठीक है, जो फ्रैक्शन हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। अब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है? जो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन किस चीज का होता है? ब्लड का, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड आ जाएगा हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इट मीन्स जो हमारा केमिकल या ड्रग हमने लिया है वो अनचेंज फॉर्म में हमारे ब्लड तक पहुंचे, वो फ्रैक्शन, वो अमाउंट क्या कुछ कहलाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते जाइए क्या कुछ हो सकता है आंसर। ये दिया है बायोडाइवर्सिटी, बायो अवेलेबिलिटी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायोजेनिसिटी। तो देखिए ब्लड में कितना कुछ अवेलेबल है ये पूछा गया, ठीक है, कितना कुछ सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? बी से आपको याद रखना है ब्लड। ब्लड में कितना कुछ अवेलेबल है, तो बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसे आपने क्या किया, माउथ से लिया, इस प्रकार से आपकी माउथ है, आपने माउथ से कोई ड्रग लिया है, ये आपकी इसोफेगस है, इस प्रकार से। फिर चलिए आता है ये स्टमक, ठीक है, स्टमक आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ है, आपके लीवर है, ओके। तो यहाँ पर से आपने ड्रग जो लिया तो इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से ये एब्जॉर्ब होते हुए क्या गया आपके ब्लड में, जैसे कि ये पहुँच रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो ब्लड में पहुँचेगा तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट इनका कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जो फ्रैक्शन, जो अमाउंट, सपोज करिए आपने लिया है 500 mg यहाँ पर कोई ड्रग, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब होते हुए हो सकता है 300 mg पहुँचा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये डोज इसका बायो अवेलेबल डोज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यही ब्लड में प्रेजेंट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी कि बायो अवेलेबिलिटी मीन्स वह अमाउंट और वह फ्रैक्शन जो कि आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बिना कोई चेंज हुए पहुंचे, इसे हम क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो इनका फॉर्मूला है ये भी आप देख सकते हैं। वैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखिए फॉर्मूला में भी ये भी याद रखिए, जो आप IV रूट से लेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है आपके इंट्रावेनस रूट से, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान में आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू occupy and activate the receptors is also known as। देखिए ये कौन सी एबिलिटी, ठीक है, ड्रग का वह गुण जिससे वो क्या कुछ करे, ऑक्यूपाई करे और एक्टिवेट करे किसी भी रिसेप्टर को, ठीक है। ये हमारा ड्रग है और ये ड्रग का इस प्रकार से रिसेप्टर दिया गया है। तो ये ड्रग आएगा और क्या कुछ करेगा, यहाँ पर अपना सीट ऑक्यूपाई करेगा और एक्टिवेट करेगा इस रिसेप्टर से, ताकि तभी जाकर क्या होगा, एक्शन आगे शो होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्रग का क्या कुछ कहेंगे इसे? चलिए देखते हैं क्या कुछ ऑप्शन दिया गया है। डोज ऑफ ड्रग, एफिनिटी ऑफ ड्रग, एफिकेसी ऑफ ड्रग और पोटेंसी ऑफ ड्रग। तो देखिए एक एक ऑप्शन पर हम चलते जाएंगे। तो डोज ऑफ ड्रग क्या होता है? वह अमाउंट है, ड्रग का वह अमाउंट जिसमें जो हम डिजायर थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहते हैं, ठीक है, जो हमें थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहिए वो शो हो जाए, वह अमाउंट क्या कहलाएगा? डोज ऑफ ड्रग कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो एफिनिटी ऑफ ड्रग, एफिनिटी से आपको याद रखना है अच्छा फ्रेंड, ठीक है, अच्छा फ्रेंड, ए से अच्छा, एफ से फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे ड्रग क्या है, रिसेप्टर का अच्छा फ्रेंड है, तो जाएगा ऑक्यूपाई करेगा और इसे एक्टिवेट करने लगेगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो यही कहलाएगा एफिनिटी ऑफ ड्रग, जब ड्रग क्या करे, एक्टिवेट करे, ऑक्यूपाई करे रिसेप्टर में अपना सीट और क्या कुछ करे, एक्टिवेट उन्हें जब करे, ये कहलाती है ड्रग की एफिनिटी। अब बात करेंगे एफिकेसी। जरूर से यहाँ पे आप कंफ्यूज होते होंगे एफिनिटी और एफिकेसी में, तो यहाँ पर जान लीजिए
एफिकेसी मतलब क्या कुछ होता है, एफिकेसी मतलब इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ड्रग का इफेक्ट, क्या कुछ, ई से इफेक्ट याद रख लीजिए कि क्या कुछ इफेक्ट वो शो कर रहा है। जैसे हमने कोई ड्रग लिया है, जब हमें हेड पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो उस क्या करेगा, पेन को रिलीव करेगा, तो वो उसका एफिकेसी हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये कहलाएगी कितना कुछ वो इफेक्ट शो कर रहा है, ये इसकी एफिकेसी कहलाती है। अब बात करेंगे पोटेंसी, पोटेंसी मतलब क्या कुछ होगा, पावर, याद रखिएगा पोटेंसी मतलब ड्रग का पावर में से कितने अमाउंट में कह सकते हैं, जैसे कि एक ड्रग है ए और एक ड्रग है बी, एक ड्रग आपकी 50 mg में ही आपके हेड पेन को रिड्यूस कर ले रहा है और एक 100 mg लग रहा है इनको हेड पेन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मोर पोटेंट। पावरफुल कौन सा है आपका, कम डोज वाला, ठीक है, वह मिनिमम डोज जिसमें वो क्या कुछ करे, अच्छा से अच्छा इफेक्ट शो कर जाए, तो ये आपका उनका पावर और पोटेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। यदि पूछा ड्रग का ऑक्यूपेसी और एक्टिविटी जो एक्टिवेट करे रिसेप्टर को, तो ये आपका एफिनिटी कहलाएगा। यदि बात करेंगे इफेक्ट की तो एफिकेसी कहलाएगा। ड्रग का अमाउंट, पावर, कितना कुछ अमाउंट में वो हाई एफिकेसी शो करेगा, वो आपका पोटेंसी होगा। और ड्रग का अमाउंट जिसमें वो डिजायर थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करे, वो डोज ऑफ ड्रग कहलाएगा। तो ये सभी टर्म से आपको जरूर से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको गलत नहीं करना है। देखिए सभी चीजें दी गई है, देखिए क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट, ये आपका डोज ऑफ कहलाएगा ड्रग का। एफिनिटी तो एबिलिटी है ऑक्यूपाई और एक्टिवेट करना रिसेप्टर को। अब एफिकेसी की बात करेंगे तो ये इनकी एबिलिटी है, कह सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस करेगा डिजायर बेनिफिशियल इफेक्ट, इनको हम एफिकेसी कहते हैं। पोटेंसी ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने को हमने कहा वो उस अमाउंट में शो कर रहा है, ये इनका पोटेंसी कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे। द ED50 रिफर्स टू, ED50 क्या कुछ होता है, इफेक्टिव डोज। ED का मतलब क्या होता है, ये आपका इफेक्टिव डोज होगा फुल फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए वह अमाउंट, ठीक है, वह डोज, ये क्या कुछ है, वह डोज जहां पर 50% पॉपुलेशन जो है उनको ये अच्छा इफेक्ट शो करे, 50% पॉपुलेशन में वो डिजायर इफेक्ट जो चाहिए वो शो कर रहा है, यह डोज क्या कहलाएगा, ED50 कहलाता है। याद रखिए केवल 50% पीपुल नहीं, 50% पॉपुलेशन, केवल 50 पीपुल नहीं, ठीक है, 50% पॉपुलेशन, ठीक है। यदि आपने जितना भी अमाउंट लिया है वो 50% पॉपुलेशन में सही उस डिजायर इफेक्ट शो करे, तब वो ED50 कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करें, यहीं पर पूछा जाता है LD50, तो यहाँ पर वही है, ये क्या है, लीथल डोज, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, लीथल डोज होते हैं। तो ये ऐसा डोज है जहां पर 50% पॉपुलेशन की डेथ हो सकती है, तो ये कहलाता है आपका लीथल डोज, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए, करेक्ट आंसर, आइए देखते हैं। ED50 दिया है तो इट लीथल डोज इन 50 पीपुल टेकिंग द ड्रग। चलिए ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ED50 की बात करी है। इट इज द डोज ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 50% ऑफ द पॉपुलेशन में वो डिजायर इफेक्ट शो कर ले, वह डोज हमारा ED50 कहलाता है। क्लियर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। चलिए, द लेबल्ड डोजेज रिकमेंडेड फॉर द ड्रग, ठीक है, ये दिया है, ये हमारा रिकमेंडेड डोज नहीं है। चलिए, डिजायर्ड इफेक्ट इन 25% ऑफ द पीपुल, तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं होता, तो ये आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख पाएंगे कंप्लीटली आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया भी गया है, ठीक है। तो आपके थेरेपेटिक इंडेक्स क्या कुछ होंगे, ये भी याद रखिएगा, ये आपके सेफ्टी रेंज को बताते हैं, जहां पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज दिया गया है। लीथल डोज जहां पर 50% पीपल क्या कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, वो लीथल डोज कहलाता है। 50% पीपल के लिए इफेक्टिव रहे, वो इफेक्टिव डोज कहलाता है। ये आपका दिया गया है, LD50 बाय ED50 होता है थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कईयों क्वेश्चन यहाँ पर से देखने को आपको मिल रहे होंगे, इसीलिए एक्सप्लेनेशन पर जरूर से ध्यान देंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे मिस ना हो। चलिए,
पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडीज कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। देखिए कौन से फेज में ये आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जो है वो आता है। ठीक है, अब देखिए आपके क्लिनिकल ट्रायल में मेनली 4 फेज होते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल स्टडी हम करेंगे। जब कभी भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है तो पहले क्या कुछ इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकली ये से चेक किया जाता है, थेरेपेटिक कंफर्मेशन, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और लास्ट में आपका क्या कुछ है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इट मीन्स मार्केट में आने के बाद क्या उनका क्या करेंगे, सर्विलेंस करेंगे, उन पर देख रेख में रखेंगे कि इनसे क्या कुछ इफेक्ट शो हो रहा है मैक्सिमम पीपल को, या फिर क्या कुछ साइड इफेक्ट शो हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फेज 4 जो होती है जब मार्केट में आ जाती है ड्रग तब ये हम स्टडी करते हैं। तो ये आपका फेज 4 होता है, लास्ट फेज जो कि है आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस जिनको हम कहते हैं। ठीक है, 4 देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये तो माइक्रो डोजिंग आपका है वैसे। ठीक है, बट ये आपको याद रखना है 4 फेज आपके 4 हैं। ओके, तो फेज 0 होता है जो कि माइक्रो डोजिंग स्टडी है। फेज 1 है ह्यूमन फार्माकोलॉजिकल और सेफ्टी की स्टडी करेंगे, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन, थेरेपेटिक कंफर्मेशन, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये चारों फेज को जरूर से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs शोज एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी। चलिए, तो यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है भाई और इम्पॉर्टेंट भी है। दिया गया है पैरासीटामोल, एस्पिरिन, निमेसुलाइड और एसाइक्लोफेनेक। तो क्या कुछ है, ऐसा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, इसका फुल फॉर्म क्या है आपके, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग ये कहलाती हैं। तो ये आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग हैं। कौन सा है, जो कि एंटी प्लेटलेट एक्शन भी शो करता है, तो वो आपका क्या है, एस्पिरिन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इनमें क्या कुछ इफेक्ट रहता है, ये एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी शो करते हैं, क्योंकि ये आपके दोनों तरीके से एक्ट करेंगे। एक आपके प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोस्टासाइक्लिन है इनको भी इनहिबिट करता है, और थ्रोम्बोक्सेन जो है उनको भी ये इनहिबिट करता है। तो इस प्रकार से क्या है, आपके एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी ये शो करता है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, एस्पिरिन से आया है। देखिए, तो आपके दोनों इफेक्ट एस्पिरिन से मिलते हैं। लो डोज में ये प्लेटलेट एक्टिविटी जो है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी शो करता है लो डोज में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों इफेक्ट को। चलिए, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग सिताग्लिप्टिन एक्ट बाय। तो जहाँ कहीं भी आपको एंटी डायबिटिक ड्रग बोले या आपको कहीं पर भी ये ग्लिप्टिन, कहीं पर भी सफिक्स आपको ग्लिप्टिन नज़र आता है, तो याद रखिएगा ये क्या कुछ होते हैं ड्रग, आपके DPP4 इनहिबिटर में आते हैं। क्या कुछ होंगे, आपके DPP4 इनहिबिटर में आएंगे जहां कहीं पे भी आपको ग्लिप्टिन आया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन हमेशा पूछा जाता है, एंटी डायबिटिक ड्रग से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा, इनका क्लासिफिकेशन करके जाइएगा। इनहिबिट डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4। ठीक है, यही आपका डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 है। आंसर आपको मिल गया होगा। जहां कहीं पे भी ग्लिप्टिन आया तो DPP4 इनहिबिटर आपको लगा देना है आंसर। ठीक है, ये आपके क्या कुछ है, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह यूज में आते हैं। ये आपके डायबिटीज 2 में यूज में आएंगे। ठीक है, चलिए, विच ड्रग इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, रास सिस्टम से क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर बोला गया है एंजियोटेंसिन 1 है मेरा, उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा 1 से। तो यहाँ पर एक एंजाइम रिक्वायर होता है जो कि इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये है आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम काम करता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे ही हमें क्या करना है, ये इनहिबिट हमें करना है, जिससे कि एंजियोटेंसिन 2 ना बने एंजियोटेंसिन 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपका ACE क्या कुछ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इनका हम यूज़ करेंगे इनहिबिटर। ठीक है, तो ये इनहिबिटर क्या होते हैं, आपके जहाँ पर भी प्रीफिक्स
प्रीफिक्स आपको नजर आएगा क्या कुछ, प्रिल। ठीक है, जहां पर भी प्रिल प्रीफिक्स में नजर आया, जैसे कि आपका एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टालोप्रिल, ये सभी प्रिल वाले ड्रग क्या होंगे, ACE इनहिबिटर में आते हैं। ठीक है, और ये आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसे याद रखिएगा, ACE इनहिबिटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिल्टियाजेम, कैप्टालोप्रिल दिया है, प्राजोसिन दिया गया है और प्रोप्रेनोलॉल। तो आपके डिल्टियाजेम क्या होते हैं, ये आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB में आते हैं। ठीक है, कैप्टालोप्रिल, यहाँ पर प्रिल मुझे आ गया नजर, मतलब कि ये क्या होगा, ये आपके ACE इनहिबिटर में आएंगे। ठीक है, इसे रिमेंबर आप रखेंगे। चलिए, प्राजोसिन क्या होता है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपके ANS वाले ड्रग है, मैं आपको एक हिंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, सबका मैं आंसर चेक करूंगी, जरूर से बताइएगा प्राजोसिन का क्या कुछ एक्शन होता है, मैकेनिज्म क्या कुछ इनके होते हैं। ठीक है, चलिए, प्रोप्रेनोलॉल ये क्या कुछ है आपके भाई, ये आपके बीटा ब्लॉकर होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो सभी ड्रग का आप एक्शन भी साथ साथ देखते जाइए। रास सिस्टम में जैसे कि आपका कैप्टालोप्रिल वगैरह आया, तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन जो होते हैं, ठीक है, जिससे कि एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, तो एंजियोटेंसिनोजन है, ये आपके यहाँ पर रेनिन वर्क करेंगे, इसीलिए रेनिन इनहिबिटर भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, जो कि क्या कुछ है, एलिस्केरिन, ये भी पूछा जाता है, याद में रखेंगे, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है ये। तो एंजियोटेंसिनोजन से रेनिन यहाँ पर वर्क करेगा और एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनको 2 में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर प्रिल वाले ड्रग काम में आएंगे। इन सभी स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, काम में आएगा। चलिए, अनदर नेम ऑफ विटामिन B12 इज, चलिए यहाँ पर आपके ब्लड फॉर्मेशन से आए हैं, ब्लड टॉपिक से क्वेश्चन है ये। ठीक है, विटामिन B12 क्या कुछ होता है, ये आपके ब्लड बनाने वाले विटामिन है। ठीक है, ये आपके क्या है, हीमोपोएसिस में एजेंट है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके विटामिन B12 को हम क्या कहेंगे, थायमिन दिया गया है। थायमिन होता है आपका B1, साइनोकोबालामिन, इसे ही हम क्या कहते हैं, विटामिन B12। नियासिन, नियासिन आपके B3 होते हैं, और राइबोफ्लेविन आपके B2, विटामिन B2 ये होंगे। तो इनको आप याद में रखिएगा। पूरे जितने भी विटामिन है उनकी क्लासिफिकेशन एक बार क्विक फास्ट रिविजन कर लेते हैं। विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, और आपके B5 आते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 आपके पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन जिनको हम कहते हैं, और B9 आपके होते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, और आपके B12 है साइनोकोबालामिन। तो ये आपके जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं उनको याद रखिएगा इनके केमिकल नेम के अकॉर्डिंग। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड सॉल्ब्यूटामॉल। अब देखिए, सॉल्ब्यूटामॉल क्या कुछ यूज होता है कहाँ पर, तो अस्थमा में। ठीक है, अस्थमा में ये यूज होता है। अब अस्थमा में क्या होता है, जो आपकी कैपिलरीज, ये जो आपके ब्रोंकियल कैपिलरीज मतलब ब्रोंकियल हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन जैसे देखने को आपको मिलेगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये एयर है, उनको पास होने का नहीं मिलता जगह। ठीक है, पास ये नहीं हो पाते हैं ईजी से, जिससे कि क्या होता है, कंजेशन। आपने देखा होगा जहाँ बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, बहुत कंजेशन फिर होने लग जाता है। तो वैसे यहाँ पर क्या है, एयर पास नहीं हो पा रहा है, कंजेशन ये हो चुका है, ये पूरी तरीके से भर चुके हैं, पास नहीं हो पा रहे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सॉल्ब्यूटामॉल ब्रोंकोडाइलेशन डायलेट इनको करेगा, जिससे कि यहाँ पर स्पेस बन पाए और इजी से एयर है जो पास हो पाए, जिससे कि क्या हो, जो हमारा म्यूकोजल कंजेशन हो रहा है, जो भरा भरा फील हो रहा है, वो क्या हो जाए, इजी से पास हो सके। क्लियर। तो देखिए दिया गया है इंक्रीज म्यूकोसल कंजेशन, बिल्कुल नहीं भाई, ये ऐसे कंडीशन में और अस्थमा क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब अटैक आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात करेंगे डिक्रीजेज म्यूकोसल कंजेशन, बिल्कुल इसीलिए सॉल्ब्यूटामॉल का यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा म्यूकोसल कंजेशन जो हो रही है। ठीक है, ये आपका मेन यहाँ पर यूज में आएगा, ब्रोंकोडायलेशन की तरह एक्ट ये करेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ एक्शन होता है। सॉल्ब्यूटामॉल जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, स्मूथ मसल का क्या करेगा, ये रिलैक्सेशन ये करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रोंकोडायलेशन की तरह एक्ट करती हैं और डिक्रीज करते हैं क्या कुछ, तो म्यूकोसल कंजेशन को डिक्रीज ये करेंगे। चलिए
चूज द करेक्ट यूजेस ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन का क्या कुछ यूज है, चलिए देखते जाइए। एनाफाइलेक्टिक एक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा, ग्लूकोमा और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ एड्रेनालिन के लिए, याद रखिए ABCD। क्या है आपका ABCDEG, ठीक है। जो यूजेस है एड्रेनालिन्स के, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ब्रोंकियल अस्थमा में, कार्डियक रिससिटेशन में, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेसिया को प्रोलॉन्ग करने के लिए, ठीक है, और आपके एपिस्टैक्सिस में यूज होते हैं और ग्लूकोमा, ये सभी कंडीशन में यूज में आते हैं। ट्रिक दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा, काम में आपकी आएगी। चलिए फटाफट आते हैं अब। सुक्रालफेट इज द क्लास ऑफ ड्रग। सुक्रालफेट कौन से क्लास का ड्रग है भाई, ये आपके पेप्टिक अल्सर में यूज होने वाले ड्रग है। तो अल्सर क्यों होता है, दो रीजन से, एक तो आपका HCl का सेक्रेशन इंक्रीज हो गया है, सेकंड आपका क्या है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है म्यूकस का, वो क्या कुछ हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। ये दो कंडीशन आता है जिसकी वजह से हमें अल्सर काउज होता है। अल्सर मीन्स छाले, पेप्टिक है मीन्स पेट में क्या कुछ हो चुका है, छाले पड़ गए हैं। तो आप सभी जानते हैं HCl का सेक्रेशन होता है, HCl क्या कुछ है, एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे स्टमक को क्या करता है, ये जला देगा, समझ लीजिए, जिसके कारण यदि म्यूकस का लेयर कम है तो ये हमारे स्टमक में ये क्या कुछ है, ये देखिए इस प्रकार से स्टमक है, तो स्टमक में ये म्यूकस का जो लेयर है ये कम हो जाएगी, मीन्स एसिड का जो सेक्रेशन हो रहा है वो इस पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा और यहाँ पर छाले बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी छालों को कम करने के लिए समझ लीजिए, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारी होती है म्यूकस का, वो उसको इंक्रीज करेंगे, उनको बनाए रखेंगे। अल्सर प्रोटेक्टिव ये जो रहेगा ये आपका होता है सुक्रालफेट। कैसे याद रखेंगे, सभी ड्रग को मैंने ट्रिक के थ्रू पहले ही बताया हुआ है। श्योर शॉर्ट की क्लासेस देखिए, लिंक दिया गया है, आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है श्योर शॉर्ट की, फार्माकोलॉजी की पूरी क्लास देख जाइए, वहाँ पे आपको बहुत से क्लासेस देखने ट्रिक देखने को मिलने वाली, बहुत यूजफुल आपके लिए रहेगी। चलिए, तो ये है आपके सुक्रालफेट। कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया, UPSC, ठीक है, UPSC का ट्रिक बनाइए। अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है, सुक्रालफेट और कोलाइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, ये आपके दो ड्रग होते हैं जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव की तरह यूज में आएंगे। UPSC ट्रिक से याद इनको आप रख सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यहाँ पर आपके कौन से ड्रग आएंगे, इनका मैंने ट्रिक बताया हुआ है। ओम इस दिल पर रहता है, ये सिंपल सा ट्रिक था जिसको आपको नोट डाउन कर लेना था, और इनमें पूरे ड्रग आपके ओमेप्राजोल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। H2 एंटीहिस्टामिनिक और एंटासिड, इनके बारे में भी बताया हुआ है ट्रिक, जरूर से इनके क्लासेस को आप वॉच करिए, फटाफट सारी ट्रिक आपको नज़र में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, प्राजोल जहाँ पर आएगा याद रखिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं, प्राजोल और आपके प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्राजोल, ठीक है। और ओम इस दिल पर रहता है, ये छोटा सा ट्रिक बना लेंगे तो पूरे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। इंसुलिन को किन्होंने डिस्कवर किया था, दिया गया बेंटिंग एंड बेस्डी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच एंड वाटसन एंड क्रिक। तो आप जानते हैं वाटसन एंड क्रिक जी DNA का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था, मॉडल बनाया था, ठीक है। बेंटिंग एंड बेस्डी हमारे हो जाएंगे इंसुलिन के डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट, जो 1921 में इन्होंने बताया था। ये बीटा सेल पैनक्रियाज से क्या कुछ होते हैं, सेक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये इंसुलिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करके रखते हैं। चलिए, ब्रेडिकाइनिन टाइप ऑफ ऑटोकॉइड्स, और कौन से टाइप का ऑटोकॉइड होता है, ब्रेडिकाइनिन, एमीन, लिपिड, पेप्टाइड दिया गया है। चलिए, तो ऑटोकॉइड्स को मैं आपको ट्रिक के थ्रू याद रखा दूं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमीन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्या कुछ, यहाँ पर हश, ठीक है, हर्ष बस आपको याद रखना है। H से हो जाएगा हिस्टामिन, A से एमीन ही याद रखिएगा, और S से सेरोटोनिन, तो ये ट्रिक हो जाएगा एमीन के लिए। लिपिड, लिपिड में याद रखिए PPL, जैसे आप लोग अभी IPL देखते हैं वैसे ही PPL को याद रखिएगा। तो PPL से क्या हो जाएगा, P से प्रोस्टाग्लैंडिन आपके, और P से याद रखिए प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और आपके L से हो जाएगा लुकोट्राइन एंड लिपिड। तो आपके PPL से कंप्लीट याद हो जाएंगे। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स क्या कुछ होंगे, प्लाज्मा काइनिन, जिसमें आपके काइनिन वाले ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, और कैलिडिन ये आएंगे। इसको भी आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, पा, ठीक है, PPA से याद रख सकते हैं पेप्टाइड
और आपके प्लाज्मा काइनिन और ए से एंजियोटेंसिन। ठीक है, तो ये आपके सभी ऑटोकॉइड्स हैं जो कि आपको याद रहेंगे, और जो भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया है तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोजीनियस कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन जो कि एंडोजीनियस हो, एंडो मतलब कि अंदर की ओर अपनी, ठीक है, जनरेट होते हो, तो ये आपके एंडोजीनियस हैं। इनको याद रखने का मैंने बोला था ट्रिक आपको एंड से ही याद रखिए। ये END दिया है तो EAND बस याद रखना है। ठीक है, एड्रेनालिन हो जाएगा, नॉन एड्रेनालिन और डोपामिन। ठीक है, तो इस प्रकार से एंड से आपको याद रहेगा एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया एंडोजीनस में, तो एड्रेनालिन करेक्ट आंसर होगा। चलिए पूरे ट्रिक में आपको फिर से बता दूं, ये आपके क्या कुछ है, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन, AND से याद रखना है एंडोजीनस। अब जो एक्सोजीनस है, बाहर से आ रहे हैं, उनको हमें चाहिए ID। ठीक है, I और D, तो I से आइसोप्रिनेलिन और D से डोब्यूटामिन। ठीक है, और नॉन कैटेकोलामीन है, उनको याद रखिए, मुझे पसंद है T। क्या पसंद है, टी। ठीक है, टी पसंद है जिसके कारण मैं बहुत सारा पी लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका टी से हो जाएगा टायरामीन, ई से इफेड्रिन, ए से एम्फेटामिन। ठीक है, और बहुत सारा, सारा से हो जाएगा साल्ब्यूटामॉल, और पीने से हो जाएगा फेनिलालिन। तो सभी का ट्रिक बताया हुआ है, फटाफट देखते जाइएगा और आपको रिकॉल फिर होते जाएंगे। चलिए, ट्रू अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस किस वजह से है, क्या कुछ इनका स्टेटमेंट सही है। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज, न्यूरोमस्कुलर डिसीज, वीकनेस ऑफ द आई मसल एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस, जहां पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है उनका ये डिसीज रहने वाला है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या कुछ जो इनका कनेक्शन है कह लीजिए, तो ये जो इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है उनको ट्रांसफर नहीं होने देंगे, जिसके कारण जितने भी, जैसे कि आपका आई का मसल कह लीजिए, जो आपके बोन के मसल, सभी में जो कनेक्शन है, जो टोन है, वो नहीं रह पाता, वीकनेस इनमें आ जाती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इस प्रकार से हो जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। क्या कुछ होगा, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब क्या होगा, खुद की बॉडी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद के ही सेल को मारने लग जाए, तो ये स्थिति ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाएगी। ठीक है, जो अच्छे सेल हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। तो जैसे हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, जिनके कारण मूवमेंट होती है, तो ये इम्पल्स नहीं ट्रांसफर हो पाती, जिनके कारण जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती और वीकनेस जैसी स्थिति आती है। चलिए, ऑक्सीटोसिन इज सेक्रेटेड बाय। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सेक्रेट होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर की TSH से, ऑल ऑफ दिस। तो आपके ये ऑक्सीटोसिन और आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। फिर जो आपकी जितने पिट्यूटरी हार्मोन हैं वो सभी एंटीरियर से होते हैं। केवल दो हार्मोन जो आपके ऑक्सीटोसिन और ADH जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और यदि आपको याद रखना है कि आपके जितने पिट्यूटरी हार्मोन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष क्या करता है, गोवा में फ्लैट जो है वो लेगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा ट्रिक। जी से हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, O से ऑक्सीटोसिन, A से आपके ACTH हो गए। ठीक है, और आपके M से, T से आपके प्रोलैक्टिन हो गया। ठीक है, L से आपको याद रखना है LH याद रख लीजिए, A से आपके एंटी डायरेटिक हार्मोन, और T से याद रखिएगा TSH। तो पूरे आपको इस छोटे से ट्रिक से याद रहेंगी। पीयूष गोवा में फ्लैट लेगा, ये सिंपल सा ट्रिक है, रिमेंबर इसको रखिए, और पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपके पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड में केवल दो होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर से रिलीज ये होंगे। चलिए, इरिथ्रोमाइसिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये आपके कहाँ से, एंटी माइक्रोबियल से आया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इरिथ्रोमाइसिन जो कि क्या कुछ है, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ये होते हैं, सिंथेसिस इनहिबिटर ये होंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही होंगे इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और ये आपके मैक्रोलाइड के क्लास में आते हैं, इनको भी याद में रखिएगा। अब देखिए, ये सिंथेसाइज और आइसोलेट कहाँ पर से होते हैं, कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व है, तो आप देखिए स्ट्रेप्टोमाइसस इरिथ्रस ये दिया गया है, और इरिथ्रोमाइसिन, आपको यहाँ पर ये स्पेलिंग सिमिलर लग रही होगी, इरिथ्रो और इरिथ्रोस। ठीक है, तो आपके इरिथ्रस जो है ये आपके इरिथ्रोमाइसिन के
आइसोलेशन के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, और आपके ऑप्शन दिए गए देख सकते हैं, यहीं पर हम करेक्ट आंसर लगा लेते हैं अपने, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होने वाले एंटीबायोटिक है उनको याद रखिएगा, जैसे कि मोस्ट आईएमपी आपके जेंटामाइसिन, ये पूछ लिया जाता है, जो कि माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से ऑब्टेन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते जाइए, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते भी जा रही हूँ आपको। टेट्रासाइक्लिन को पूछ लिया जा सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियस से ये ऑब्टेन होती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को पूछ सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। तो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको कम से कम याद ही रखिए, पूरा याद नहीं रख सकते तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है ताकि इनसे क्वेश्चन आए तो छूटे ही ना। चलिए, ड्रग इंटरेक्शन ऑफ कीटेकोनाजोल विथ वारफेरिन इंक्लूड। जब हम कीटेकोनाजोल को वारफेरिन के साथ लेंगे तो क्या कुछ होगा। देखिए, जो कीटेकोनाजोल होता है वो क्या कुछ है, एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो वारफेरिन है ये इनके साथ लेंगे तो ये एंजाइम इनहिबिटर है, तो वारफेरिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है एंजाइम के थ्रू उन्हें रोक देगा, तो वारफेरिन मेटाबॉलिज्म होकर एक्सक्रेट आउट नहीं हो पाएंगे, तो इनका एक्शन और इंक्रीज हो जाएगा भाई, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। और वारफेरिन क्या करता है, ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज करता है, जिसके कारण अब क्या होगा, कीटेकोनाजोल ने उनके मेटाबॉलिज्म को रोक दिया क्योंकि एंजाइम इनहिबिटर है ये। तो वारफेरिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगेगा, ब्लीडिंग कराने लगेगा, तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये इनका एक्शन इंक्रीज होने लगेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते जाइए, ड्रग इंट्रैक्शन कीटेकोनाजोल के साथ एंटासिड जो है इनको नहीं देंगे, H2 ब्लॉकर्स को नहीं दिया जा सकता, और वारफेरिन को यदि हम देंगे तो इंक्रीज होगा ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, चलिए, फेनिटोइन के साथ देंगे तो फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी, मैक्सिमम टॉक्सिसिटी इन सभी की इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को कम कर देती हैं। Which of the following is true about type 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए कौन सा सत्य है भाई। देखिए, दो तरीके के आपके डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन का कमी हो जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है हमारा सेल, इसीलिए क्या करना होता है, हमें बाहर के सोर्स से डायरेक्टली इंसुलिन हमें लेना होता है। और टाइप 2 में क्या कुछ होता है, इंसुलिन तो है बट उनका जो रेसिस्टेंस हो गया है, हमारा जो सेल है वो कह सकते हैं, तो सेल है वो कंडक्शन के लिए क्या हो चुका है, इम्प्रॉपर हो चुका है, तो उनको प्रॉपरली क्या किया जाता है, एक्ट कराया जाता है, ड्रग के थ्रू रेसिस्टेंस को कम किया जाता है, इंसुलिन सेक्रेशन को इंक्रीज किया जाता है। तो ये सारे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में आते हैं। तो ये इंसुलिन में डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली इंसुलिन लेना नहीं पड़ता, डायरेक्टली इंसुलिन लेंगे तो वो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, तो ये आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहलाता है, जहां पर देखिए इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जा रहा है। ठीक है, या फिर जो आपका कंडक्शन है, इंसुलिन सेल फेल हो जा रहा है, जो सेल है वो इंसुलिन को एक्ट कराने के लिए। चलिए, तो ये आपके यहाँ पर टाइप दोनों के दिए गए हैं, देख सकते हैं इसको। चलिए, लास्ट है, ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटासिड ड्रग एक्सेप्ट। जो एंटीसिड होते हैं क्या कुछ करेंगे, एंटी। ठीक है, ये जो वर्ड बना है एंटी मतलब कि अगेंस्ट। ठीक है, एसिड के अगेंस्ट काम करना मतलब एंटासिड ये कहलाएगा। तो ये क्या करते हैं, एसिड के लेवल को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज इनको करते हैं। ठीक है, ये जैसे कि एसिड का लेवल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो उनको बेस का लेवल बनाएंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं, एसिड प्रोडक्शन पर कोई इनका काम नहीं होता, ये एसिड प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा नहीं करते, केवल इनको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ठीक है, 2 टाइप के होंगे एंटासिड, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। बिल्कुल, एक तो आपके ब्लड तक जाने वाले और एक बिना सिस्टेमिकली एक्ट करने वाले। सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड आपके सिस्टेमिक एंटासिड होते हैं। केवल 2 आपके एंटासिड हैं जो कि सिस्टेमिकली एक्ट करेंगे, सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट बोला गया है, तो क्या कुछ होगा, जो कि करेक्ट नहीं है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक्सेप्ट नॉट कहीं पर भी आए तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो करेक्ट नहीं है उसे आपको सही आंसर लगाना होगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछ लिया गया है। तो आपका डिक्रीज करे प्रोडक्शन, एसिड का प्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता एंटासिड का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार
प्रकार से ये आप देख पाएंगे 20 बेस्ट पूरे फार्माकोलॉजी से एमसीक्यू दिए गए हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू चाहिए और इसी प्रकार से आपको डे बाय डे फार्माकोलॉजी की और अदर सब्जेक्ट की मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे कि डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन और अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी आप प्रिपरेशन आसानी से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।